So we'll go ahead with the next topic today, that is composition of two SHM having same period and along same straight line, मतलब along same path. तो अगला टॉपिक होगा, if you see next topic in the list is composition. Composition मतलब combine करना. तो हम लोगों को दो SHM को combine करना है and we want to treat that two different simple harmonic motion as a single simple harmonic motion. So composition of two SHMs, simple harmonic motions, क्या बोला है आगे, having same period, composition of two SHMs having same period and along same line मतलब same path. तो हमारे पास दो पार्टिकल्स है, these two particles are performing simple harmonic motion और इनका पीरियड सेम है. टाइम पीरियड सेम होना मतलब ओमेगा सेम होना. और ये इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर दिस, क्योंकि जब तुम इक्वेशन देखोगे और बहुत सारा मैथमेटिक्स होने वाला है, तो व्हेनेवर यू राइट डाउन इक्वेशंस यू नीड टू रिमेंबर इफ टाइम पीरियड इज सेम, टी इज सेम, एन इज सेम, एन सेम मतलब ओमेगा सेम. तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 दिखेगा नहीं, तुमको ओमेगा ही दिखेगा बिकॉज टाइम पीरियड इज सेम. दूसरा, दे आर अलॉन्ग द सेम पाथ, सेम लाइन, so they are performing simple harmonic motion along same line. इसका मतलब दोनों के दोनों particles if they are performing SHM along x, तो दोनों के दोनों along x. ऐसा नहीं हो सकता कि एक का vibration along x और दूसरे का y है, तो वैसा नहीं होगा. Either both will perform along x axis और both will perform along y axis और both will perform along z axis. यहाँ तक क्लियर? तो एक काम करते हैं, let us consider two particles या two SHMs. तो consider two particles performing simple harmonic motion with same period but different amplitudes. amplitude भी same नहीं है, with different amplitudes and different initial phases along same path. तो सिर्फ उनका पाथ सेम है, the line along which they are performing vibration is same and time period is same, but what is not same is amplitude and initial phase. अब initial phase का मतलब क्या है? As I told you, initial phase आपको बताता है कि पार्टिकल ने अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट किया. If I say initial phase is 0, तो अगर आपको याद होगा SHM का इक्वेशन क्या था, x इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. अल्फा वाज इनिशियल फेज, अगर वो 0 हो गया तो इक्वेशन क्या बना, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी मतलब पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन. इफ आई से इनिशियल फेज इज पाई बाय 2, तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 मतलब x इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी मतलब पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, पॉजिटिव एक्सट्रीम. अगर मैंने बोल दिया कि इनिशियल फेज इज 3 पाई बाय 2, इसका मतलब x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2 मतलब x इक्वल्स टू माइनस a कॉस ओमेगा टी मतलब पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम. तो इनिशियल फेज सेम नहीं है, मतलब एक पार्टिकल ने कहीं और से स्टार्ट किया, दूसरे ने कहीं और से स्टार्ट किया, तो इनिशियल फेज आर नॉट सेम. देयरफॉर द इक्वेशंस ऑफ दीज टू SHM, इक्वेशन मतलब कौन सा इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट. So the displacement equation of these two SHMs, of these two simple harmonic motions is given by तो जो पहला पार्टिकल होगा, आपको तो याद ही है x इक्वल्स टू क्या होता है, a साइन ओमेगा टी प्लस सम इनिशियल फेज, अल्फा बोल दो फाई बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. पहले पार्टिकल का x1 a1 और phi1. ओमेगा 1 नहीं लिखा मैंने क्योंकि एज आई जस्ट टोल्ड यू टाइम पीरियड इज सेम. x2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi2. और जो इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपके सिर्फ इमेजिनेशन के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. सो दिस इज द लाइन along which two particles, let us say this is the first particle which performs SHM and you have one more particle which is performing SHM along the same line. Okay, so they are performing SHM along the same line. लेकिन
हो सकता है इसने मीन से स्टार्ट किया, हो सकता है इसने राइट एक्शन से स्टार्ट किया, वो भी हो सकता है। हो सकता है इसने कहीं और से स्टार्ट किया, ये भी हो सकता है एक ने लेफ्ट एक्शन से स्टार्ट किया, एक ने राइट एक्शन से स्टार्ट किया, ये भी हो सकता है। What is same is time period, what is not same is initial phase and amplitude। मतलब मे बी पहले का एम्पलीट्यूड कम है और दूसरे का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, हो सकता है, वो भी हो सकता है, राइट। अब हमको करना क्या है, अब हम इन दोनों एसएचएम को दो अलग अलग एसएचएम ट्रीट ही नहीं करने वाले, तो वी विल इमेजिन दीज टू एज अ सिंगल एसएचएम। तो इसका मतलब द पार्टिकल्स विल परफॉर्म एसएचएम टुगेदर, तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स। और हम लोग ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, यस वी कैन इमेजिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन हमको ये नहीं पता कि दो एसएचएम को कंबाइन करने के बाद जो रिजल्टेंट मोशन है वो भी एसएचएम है या नहीं, क्योंकि एसएचएम होने का एक पर्टिकुलर कंडीशन था। डू यू रिमेम्बर? एक्सेशन शुड बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यस, या फिर v शुड बी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर x इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ समथिंग, क्योंकि जहां पे भी तुमको x इक्वल टू एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ सम एंगल देखे, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, वो हमको मिलेगा थ्रू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। याद है क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? नाम तो सुना ही होगा, कहाँ सुना था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुना था, ग्रेविटेशन में सुना था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट, वहां पे हम लोग बात कर रहे थे रिजल्टेंट फोर्स की, रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू ऑल अदर पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स। हमारे पास एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन था, Q1, Q2, Q3, Q4 नंबर ऑफ चार्जेस थे, हमको फाइंड करना था व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1। यू से दैट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन the total charge on Q1 is equal to, total force on Q1 is equal to force on 1 due to 2 plus force on 1 due to 3 plus force on 1 due to 4 plus force on 1 due to 5। मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में तुम कुछ और नहीं करते हो, तुम ऐड करते हो। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, the resultant displacement of the composition, the resultant displacement of the composition is given by, how do you give resultant displacement of the composition? X equals to x1 plus x2, राइट, सिंपल है। तो हमने सिर्फ स्टार्ट किया बाय सेइंग दो पार्टिकल है व्हिच आर परफॉर्मिंग एसएचएम विद सेम पीरियड अलोंग सेम पाथ बट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट इनिशियल phases। Mathematically, the displacement of these two particles is given by a1 sin omega t plus phi1 and a2 sin omega t plus phi2। अगर मैं इन दोनों मोशंस को, मतलब इन दोनों पार्टिकल्स को कंबाइन करके देखूं, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज x1 plus x2। therefore x equals to x1 क्या था? a1 sin omega t plus phi1 plus x2 is a2 sin omega t plus phi2। अब यहाँ पे पूरा का पूरा ही मैथ्स है, फिजिक्स तो यहाँ खत्म हो गया, इसके आगे सिर्फ मैथमेटिक्स चलता रहेगा। तो जहाँ जहाँ पे आपको मैथ्स ज़्यादा हो, रिमेंबर लिखने का तरीका मैटर करेगा, हाउ यू आर राइटिंग डाउन टर्म्स, तब जाके थोड़ा याद रहेगा आपको। बाय द वे, ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi1 मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी, व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो वी विल यूज दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin of a plus b, which is basically sin a cos b plus cos a sin b। therefore you have x equals to a1 sin of omega t plus phi1 में omega t है आपका a और phi1 है b, तो sin omega t cos phi1 sin a cos b plus cos omega t sin of phi1।
कॉस ए साइन बी, राइट, ये हो गया। देन प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू, तो ओमेगा टी इज ए एंड फाई टू इज बी, तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा आता है। अब आप क्या करो, a1 को पहले टर्म से दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, a2 को भी फर्स्ट टर्म से दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई कर लो। तो व्हाट यू कैन डू इन द नेक्स्ट स्टेप इज, अगले स्टेप में सिर्फ आपको क्या करना है, ओपन दिस ब्रैकेट, a1 पहले टर्म से और a1 दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी ओपन दिस ब्रैकेट, a2 को फर्स्ट टर्म से और a2 को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया। दिस इज व्हाट यू हैव। और मैंने अभी बोला आपको कि यहाँ पे लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, बिकॉज नाउ यू सी, मैंने जानबूझ के एक के नीचे एक स्टेप लिखे क्योंकि पहले और थर्ड टर्म में से साइन ओमेगा टी कैन कम आउट कॉमन, सेकंड और फोर्थ में से कॉस ओमेगा टी कैन कम आउट कॉमन। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म में से मैं साइन ओमेगा टी को कॉमन निकाल लेता हूँ। सो देयरफॉर आई हैव x इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी आ गया कॉमन, तो पहले टर्म में बचा a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 प्लस उसके बाद सेकेंड और फोर्थ टर्म में से कौन कॉमन निकलेगा, cos ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी आया बाहर, और देन यू हैव a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2, है क्या ऐसा? गुड। देन मैथमेटिक्स इतना सिंपल क्यों है? देयर आर मल्टीपल रीजंस। जहाँ पे तुम अटक जाओ ना, सब्स्टिट्यूट, सीखा क्या आपने, एनटीसी में भी सीखा होगा, सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब सिर्फ इतना ही होता है मैथमेटिक्स में, मैं सिर्फ सिंप्लीफाइड करके बोल रहा हूँ, डू नॉट टेक इट अदरवाइज। मैथ्स में तुम जहाँ अटक जाओ मतलब ये नहीं कि तुमको नहीं आ रहा है, ये मतलब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। तो जहाँ पे भी यू आर स्टक, मतलब इसके आगे तुम्हारे पास और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बचा ही नहीं है यूज करने के लिए, तो उस केस में यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट ये जो ब्रैकेट में टर्म्स है ना, दो कौन से टर्म्स है, a1 cos phi 1 और a2 cos phi 2, a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो लेट a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 इक्वल्स टू r cos डेल्टा। बता दो ये r क्या है, डेल्टा क्या है, एंड a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2, इसको बोल देंगे r sin डेल्टा। गुड। अभी ये r और डेल्टा क्या है, पहला पार्टिकल was performing SHM independently, सेकेंड पार्टिकल was performing SHM independently। पहले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना था, पहले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना था, हाँ, अरे पहले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना था, a1, दूसरे का कितना था, a2। पहले का इनिशियल फेज कितना है, phi 1, मतलब उसने कहीं से तो स्टार्ट किया था, वो कहाँ से स्टार्ट किया, वो इनिशियल फेज होता है phi 1, दूसरे का क्या है, phi 2। तो जब तुम दोनों SHM को कंबाइन करके सिंगल देख रहे हो कि सिंगल ही है, तो फिर उस केस में भी जो दोनों का कंपोजिशन है उसका भी तो कुछ एम्पलीट्यूड होगा ना, होगा कि नहीं होगा। सो दैट इज r, सो वेयर r इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और दोनों को आप जब कंबाइन करके देखते हो तो वो दोनों का कंपोजिशन भी कहीं से तो मोशन स्टार्ट किया होगा, या मीन से या फिर एक्सट्रीम से या फिर कहीं और से। तो जो डेल्टा है वो है रिजल्टेंट फेज ऑफ द कंपोजिशन। तो ये r क्या है स्पेसिफाई कर दो, और डेल्टा क्या है वो भी स्पेसिफाई कर दो, वेयर r इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द कंपोजिशन, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द कंपोजिशन, and delta is the resultant phase of composition, and delta is resultant phase of composition। ओके, इनको इक्वेशन नंबर 3 and 4 बोल लेते हैं। सो लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर, आई विल कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3, दिस इज 4 and this is 5। अब ये 4 and 5 जब तुम 3 में सब्स्टिट्यूट करोगे, so therefore from equation number 3, 4, 5
substitute equation number 4 and 5 in equation number 3. 4 and 5 in equation number 3. Therefore x equals to क्या आया, sin ओमेगा t, और ये ब्रैकेट में जो है वो क्या है, r cos डेल्टा, तो r cos डेल्टा प्लस प्लस यहाँ पे कौन है, cos ओमेगा t, और ब्रैकेट में क्या है, a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2, that is what, r sin डेल्टा, तो that is r sin डेल्टा। ठीक, क्या कॉमन निकलेगा r, so therefore you have x equals to r common, you have sin omega t cos delta plus cos omega t sin delta, so therefore x equals to r sin of a plus b sin omega t plus delta। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो, करना चाहिए, इंडिविजुअली जब पार्टिकल्स ऐसे परफॉर्म कर रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था, ए एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस समथिंग, और यहाँ पे भी क्या आया, एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस समथिंग, मतलब दो पार्टिकल्स जो इंडिविजुअली एसएचएम परफॉर्म कर रहे थे अलोंग द सेम पाथ विद सेम पीरियड, अगर उसको मैं एज अ सिंगल एसएचएम पे ट्रीट करूँ, मतलब सिंगल मोशन ट्रीट करूँ, तो वो भी क्या है, SHM है, because the equation is exactly the same, where r is resultant amplitude and delta is resultant phase, बराबर। तो दो पार्टिकल जो SHM परफॉर्म कर रहे हैं, तुमने उसको सिंगल मोशन ट्रीट किया, तो वो भी क्या आने वाला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का श्योर, बहुत मैथ्स है, बहुत मैथ्स है, बहुत सिंपल वाला मैथ्स है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स टू सिंपल। अब द टास्क इज, हमने शो तो कर दिया, क्या शो कर दिया, therefore what you have shown is composition of two SHM is also an SHM, और अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में तुमको मैंने बताया था नीट में जेई में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, चार तुमको इक्वेशंस दिए होंगे, पूछेंगे कि चारों में से कौन सा SHM, तब मैंने तुमको बोला था, आई टोल्ड यू दैट टाइम कि एडिशन ऑफ टू SHM इज आल्सो SHM प्रोवाइडेड ओमेगा दोनों में सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। देखो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या आई, ओमेगा, और ये ओमेगा क्यों आई, क्योंकि इनिशियली जो दो SHM थे उसका फ्रीक्वेंसी भी क्या था, ओमेगा, तो हेंस वी हैव शोन कि कंपोजिशन ऑफ टू SHM इज आल्सो एन SHM विद द सेम फ्रीक्वेंसी। बाय द वे, अब हमको ये जो कंपोजिशन है इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, so we want to find out the equation for resultant amplitude। वो कैसे फाइंड करते हो, अगेन मैथ्स पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी एक बार कही तो बताया है, वापस बता देता हूँ। जब आपके पास दो इक्वेशन हो, एक में r sin डेल्टा हो, एक में r cos डेल्टा हो, तो कुछ नहीं करना पड़ता है एक्सेप्ट फॉर स्क्वायर एंड ऐड। तो तुम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को क्या करोगे, स्क्वायर एंड ऐड, तो squaring and adding equation number 4 and 5। इक्वेशन नंबर 4 का राइट हैंड साइड था r cos डेल्टा, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 इसका स्क्वायर, तो इक्वल टू a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 का स्क्वायर प्लस r sin डेल्टा क्या है, a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर है, एक एक टर्म का स्क्वायर मत करना, कंप्लीट स्क्वायर है दोनों का। लेफ्ट हैंड साइड में से क्या कॉमन निकलेगा, r स्क्वायर कॉमन निकला, तो यू हैव cos स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू, इसको a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से एक्सपांड कर लो, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 1 प्लस 2a1 a2, क्योंकि 2a1 a2 cos phi 1 cos phi 2 प्लस क्या, बताओ प्लस क्या, प्लस
a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 2। ये तो सिर्फ हम लोगों ने पहला ब्रैकेट एक्सपांड किया, दूसरा भी करना पड़ेगा। प्लस a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 1 प्लस 2a1 a2 साइन phi 1 साइन phi 2 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 2। करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड में cos स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा क्या बन गया 1। यू हैव r स्क्वायर इक्वल्स टू, और एज यू सी जानबूझ के मैं बराबर एक के नीचे एक लिख रहा हूँ। इन दोनों में से कौन कॉमन आएगा a1 स्क्वायर, यहाँ से कौन कॉमन आएगा 2a1 a2, यहाँ से कौन कॉमन आएगा a2 स्क्वायर, तो कॉमन निकाल के लिख दो। तो व्हेन यू राइट डाउन टेक आउट a1 स्क्वायर कॉमन, यू हैव cos स्क्वायर phi 1 प्लस साइन स्क्वायर phi 1, मतलब फर्स्ट और फोर्थ टर्म। सेकेंड और फिफ्थ टर्म में से क्या कॉमन आएगा 2a1 a2 साइन phi 1, चलो ठीक है पहले cos लिख लो, cos phi 1 cos phi 2 प्लस साइन phi 1 साइन phi 2 प्लस थर्ड और सिक्स में से कौन आएगा कॉमन a2 स्क्वायर, तो क्या आया cos स्क्वायर phi 2 प्लस साइन स्क्वायर phi 2। What is cos square phi 1 plus sin square phi 1? 1. So therefore you have r square equals to, ये सिर्फ a1 स्क्वायर रह जाएगा, a1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2a1 a2 cos a cos b प्लस sin a sin b cos of a माइनस b, मतलब cos of phi 1 माइनस phi 2, तो cos of phi 1 माइनस phi 2 प्लस प्लस a2 square into 1. Therefore resultant amplitude r equals to under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi 1 minus phi 2। आ गया? गुड, राइट। तो अगर बोर्ड्स में पूछा हो तो सब करना पड़ेगा, और अगर बोर्ड्स में नहीं सिर्फ जेईई नीट या सीईटी में तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बोलोगे क्यों? वेक्टर्स याद है? वेक्टर्स 11वीं का चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड्स, वहाँ पे मैंने बताया था कि जब आप दो वेक्टर्स को ट्राइंगल लॉ से या फिर पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करते हो, और अगर दोनों वेक्टर्स में एंगल थीटा है, लेट अस से वी हैव टू वेक्टर्स a एंड b, लेट अस से वी हैव टू वेक्टर्स a एंड b, p एंड q, जो नाम देना है वो दे दो, डजंट मैटर रियली, चलो pq बोल देते हैं। सो इफ आई हैव p bar, if I have q bar and the angle between these two is theta, the resultant of these two vectors, magnitude of resultant was given by p square plus q square plus 2pq cos theta। ये और ये एक ही चीज है, सिर्फ थीटा की जगह पे फेस डिफरेंस phi 1 माइनस phi 2। बोलोगे phi 1 माइनस phi 2 क्यों आया? अगर दोनों पार्टिकल मीन से स्टार्ट कर लेते तो फेस डिफरेंस कितना होता? 0। phi 1 माइनस phi 2 इज 0। अगर एक ने मीन से एक ने एक्सट्रीम से स्टार्ट किया तो phi 1 माइनस phi 2 इज 90 डिग्री, पाई बाय 2। सही है, करेक्ट। तो सिर्फ वहां पे थीटा बोल रहे थे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को, यहाँ पे क्या बोल रहे हो phi 1 माइनस phi 2। तो इतना सारा डेरिवेशन करने के बाद अल्टीमेटली यू हैव द सेम फॉर्मूला दैट यू हैव डिराइव्ड इन 11th standard itself। Whenever you have two vectors, the magnitude of resultant is always under root of first vector square plus second vector square plus 2 times of first vector into second vector into cos of angle between the two vectors। तो आ गया, हो गया? पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। अब क्या चाहिए? रिजल्टेंट फेस, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट तो मिल गया ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो मिल गया आपको। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तुमने कैसे फाइंड किया? नथिंग, जस्ट बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। 4 एंड 5 को स्क्वायर में ऐड कर लिया, सॉल्व करने के बाद यू हैव r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of phi 1 minus phi 2। नाउ यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज रिजल्टेंट फेस। रिजल्टेंट फेस मतलब जब मैं दोनों को सिंगल मोशन ट्रीट करूंगा तो उस केस में इफेक्टिवली ये दोनों का कंपोजिशन स्टार्ट कहां से करेगा, इनिशियल एंगल क्या होगा, दैट इज रिजल्टेंट फेस। अब इस केस में सिर्फ तुम इक्वेशन नंबर 5 को 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन नंबर 5 बाय इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 5 था r sin डेल्टा और 4 था r cos डेल्टा। गुड,
और आर साइन डेल्टा क्या था वो याद होना चाहिए आपको, a1 साइन फाई वन प्लस a2 साइन फाई टू, और आर कॉस डेल्टा क्या था, a1 कॉस फाई वन प्लस a2 कॉस फाई टू। यू कैन वेरीफाई इफ यू वांट एनी टाइम, तो वेरीफाई कर लो, वही है। फिर क्या क्या कैंसिल हो गया, आर और आर, व्हाट इज साइन डेल्टा बाय कॉस डेल्टा, tan डेल्टा। So therefore tan delta equals to what? A1 sin phi 1 plus A2 sin phi 2 upon A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2. So therefore you have delta equals to tan inverse of A1 sin phi 1 plus A2 sin phi 2 upon A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2। हो गया, दिस इज द रिजल्टेंट फेज। गुड, पक्का सिंपल है ना, कितने पेजेस लगे, नथिंग, 7 पेजेस में हो गया डेरिवेशन पूरा, सिंपल सिंपल ही है वो, इट्स नॉट डिफिकल्ट। आफ्टर सम स्टेज यू फील एवरीथिंग इज सिंपल। हम लोग छोटे होते हैं तो हमारे लिए कभी कभी बच्चों के लिए चलना मुश्किल होता है, और अभी तुम भागते हो, नो वॉकिंग इज नथिंग फॉर यू। स्टार्टिंग में साइकिल चलाना डिफिकल्ट था, अभी गाड़ी तुम भगाते हो, बहुत लोग स्टंट करते हैं थोड़ा सा आराम से, डेंजरस डिफिकल्ट फॉर यू टू मेंटेन बैलेंस, तो थोड़ा आराम से अगर स्टंट करते हो तो, लेकिन इट इज सिंपल फॉर यू टू राइड अ बाइक स्मूथली नाउ, तो सेम चीज इज दिस। तो आई जस्ट रिपीट क्विकली व्हाट वी हैव डन सो फार, वेरी क्विक। हमारे पास दो एसएचएम थे, क्या सेम था क्या सेम नहीं था, जल्दी बताओ। Amplitude was not same, initial phase was not same, what was same, टाइम पीरियड एंड पाथ, मतलब अलॉन्ग द सेम लाइन। तो पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई वन, और दूसरे का है a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई टू। कोई बोलेगा कि साइन लेना है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कॉस ले सकते हो, लेकिन एक में कॉस और दूसरे में भी कॉस, यू कैन टेक बोथ एज कॉस कॉस, डजंट मैटर, आंसर सेम आएगा आपका। गुड, तो अभी दोनों को कंबाइन करके सिंगल ट्रीट कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2। इसका मतलब सिंपल है, इन दोनों को सिर्फ मुझे करना है ऐड, तो आई विल जस्ट ऐड दिस टू। फिर ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन था और साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू था, यहाँ पे मैंने यूज कर लिया साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी, a1 साइन ओमेगा टी साइन ए कॉस बी कॉस फाई वन प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस ओमेगा टी और साइन ऑफ फाई वन, ठीक, प्लस प्लस a2, दूसरे ब्रैकेट के लिए भी वही साइन ऑफ a प्लस बी ही यूज करना है, तो यू आर सपोज टू यूज द सेम थिंग ओवर हियर, तो यू आर सपोज टू यूज द सेम, तो इसको यूज कर लो, साइन ओमेगा टी कॉस फाई टू प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई टू। फिर तुमने a1 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया और a2 पे दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई a1 एंड a2, तो कुछ नहीं है, इट इज टू सिंपल अगेन, वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल, तो ठीक है। एनीवेज, तो यू हैव दिस एज a1 साइन ओमेगा टी कॉस फाई वन प्लस a1 कॉस ओमेगा टी साइन फाई वन, वैसे यहाँ पे a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई टू प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई टू, तो इधर आ गया a1, इधर आ गया a2। अब पहले और तीसरे टर्म में से साइन ओमेगा टी कॉमन, सेकंड एंड फोर्थ में से कॉस ओमेगा टी कॉमन, तो कॉमन निकाल लिया, क्या कॉमन निकाल लिया, साइन ओमेगा टी, क्या बचा, a1 cos फाई वन प्लस a2 cos फाई टू प्लस सेकेंड एंड फोर्थ टर्म में से cos ओमेगा टी कॉमन निकाल लिया, यू हैव a1 साइन फाई वन प्लस a2 साइन फाई टू, करेक्ट। इसके आगे मैथमेटिकली कुछ हो नहीं सकता, तो जहां पे मैथमेटिकली कुछ हो नहीं सकता है, टोल्ड क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे,
क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? लेट a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2 equals to r cos delta, इक्वेशन नंबर समथिंग समथिंग, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 नाम नंबर दे देता है, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ। एंड a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2, ये क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? r sin delta, equation number 5. What is r? What is r here? Resultant phase, resultant amplitude. What is delta? Resultant phase. यहाँ तक क्लियर? इक्वेशन 4 5 को 3 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू हैव x इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी के साथ था ब्रैकेट जिसमें cos का टर्म था, मतलब r cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा टी, उसके साथ एक ब्रैकेट था जिसमें था साइन, तो r साइन डेल्टा। इसमें से तुमने r निकाल लिया कॉमन, बचा आपके पास साइन ओमेगा टी cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा टी साइन डेल्टा। तो देयरफॉर यू हैव x इक्वल्स टू r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो पहला स्टेप ये होता है कि आपको शो करना पड़ता है कि दो SHM को कंबाइन करने के बाद जो नया मोशन है वो भी क्या है? SHM है। जब तक तुम उसको SHM प्रूव नहीं करते इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि SHM होगा तो SHM का एम्पलीट्यूड होता है, SHM होगा तो SHM का फेज होता है। जब दोनों का एडिशन SHM ही नहीं है तो क्या फाइंड कर रहे हो फिर? तो दैट द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रूव, टू शो। व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? व्हाट डू यू वांट टू शो? दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHM इज एन SHM। इसके बाद हमको फाइंड करना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। You wanted to find out what is resultant amplitude. So, what do we do to find out resultant amplitude? पीछे से तीसरा बेंच। खोया खोया रहता हूं मैं, अब इसके आगे नहीं बोलूंगा। बताओ, पीछे से तीसरे। What do you do to find out resultant amplitude? स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन नंबर 4 and 5, इसको स्क्वायर एंड ऐड करो। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग r स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू यू हैव a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 का स्क्वायर प्लस a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 का स्क्वायर। तो फिर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर है, दिस इज a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, सो देयरफॉर यू हैव r स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, r स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा इज 1, वो लिखा नहीं मैंने, दिस इज इक्वल टू, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? अभी इसको एक्सपांड करो, क्या आएगा एक्सपांड करने के बाद? a1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 1 प्लस 2a1 a2 cos phi 1 cos phi 2 प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 2 प्लस सेकेंड टर्म को एक्सपांड करोगे a1 स्क्वायर sin स्क्वायर phi 1 प्लस 2a1 a2 sin phi 1 sin phi 2 प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi 2। a1 स्क्वायर कॉमन निकाल लो पहला और फोर्थ टर्म में से, तो क्या बचेगा? a1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 1 प्लस sin स्क्वायर phi 1, वो कितना हो गया? 1। थोड़ा शॉर्टकट में यूज कर रहा हूँ अभी, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉमन निकालने के बाद यू हैव cos phi 1 cos phi 2 प्लस sin phi 1 sin phi 2 प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 2 प्लस sin स्क्वायर phi 2, वो भी हो गया 1। तो अल्टीमेटली यू हैव r स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos a cos b प्लस sin a sin b is cos of a minus b, cos of phi 1 minus
phi2। अभी किसी किसी को लगता है कि अगर मैंने उल्टा लिखा तो cos phi2 cos phi1 sin phi2 sin phi1 कोई फर्क नहीं पड़ता। cos is a, you know, cos is even function। पता है क्या ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता है आपको? बताओ। यस तो बोल दिया, बताओ। इवन फंक्शन इज अ फंक्शन जिसमें तुमने वेरिएबल की जगह पे माइनस वेरिएबल डाल दिया। फॉर एग्जांपल आई टेल यू, इफ आई हैव अ फंक्शन, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर 2 इज इवन, 4 इज इवन, 6 इज इवन, तो x रेज टू 2 x रेज टू 4 x रेज टू 6 x रेज टू 8 ये सब इवन हो गए। इफ आई पुट माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर ये आ गया, एक्स स्क्वायर मतलब वापस से क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स। तो जिस फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो उसको बोलते हो इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन अगर होगा तो फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ले लो या एक्स क्यूब ले लो, तुम्हारी मर्जी है, एक्स क्यूब ले लो, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स करके देखो तो माइनस एक्स का क्यूब, ये माइनस एक्स क्यूब आएगा, मतलब ये माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा, इसको बोलते हो ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स और ऑड फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स। तो कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, इसका मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 इज कॉस ऑफ प्लस पाई बाय 2, कॉस ऑफ माइनस 180 इज कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ माइनस 135 इज कॉस ऑफ प्लस 135, कॉस ऑफ माइनस 45 इज कॉस ऑफ 45। साइन के केस में नहीं होता है, साइन इज ऑड फंक्शन। साइन ऑफ 45 और साइन ऑफ माइनस 45 आर नॉट सेम, साइन ऑफ माइनस 45 इज माइनस साइन 45, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो कॉस में अंदर तुम माइनस लिखो या मत लिखो, डजंट मैटर। तो मैं अगर phi1 माइनस phi2 लिख रहा हूँ या फिर phi2 माइनस phi1 लिख रहा हूँ, इफ आई डू दिस, इफ आई राइट डाउन माइनस साइन कॉमन निकाल ली तो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। लेकिन अभी तो बताया मैंने कि cos ऑफ माइनस एंगल इज cos ऑफ दैट एंगल, तो डज नॉट मैटर रियली कि तुम cos ऑफ phi1 माइनस phi2 लिख रहे हो कि phi2 माइनस phi1 लिख रहे हो, ओनली बिकॉज वो cos आया और cos इवन फंक्शन होता है, दैट इज एन इवन फंक्शन, तो डज नॉट रियली मैटर तुम कैसा भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुड। तो देयरफॉर r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ phi1 माइनस phi2, ये आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट फेज फाइंड करने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 5 को, मतलब r sin डेल्टा को r cos डेल्टा से डिवाइड कर दिया था। r sin डेल्टा था a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 अपॉन r cos डेल्टा था a1 cos phi1 प्लस a2 cos ऑफ phi2। r गया, sin बाय cos हो गया tan, तो यू हैव tan डेल्टा इक्वल्स टू a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 अपॉन a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2, तो यू हैव डेल्टा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a1 sin phi1 plus a2 sin phi2 अपॉन a1 cos phi1 plus a2 cos phi2, ये बन गया आपका रिजल्टेंट फेज। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसके आगे स्पेशल केसेस है। तो स्पेशल केसेस, 3 स्पेशल केसेस है। सो यू हैव 3 स्पेशल केसेस। उसमें पहला स्पेशल केस है इफ द फेज डिफरेंस मतलब कौन, phi1 माइनस phi2 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू से phi1 माइनस phi2 फेज डिफरेंस इज 0, देन यू आर सेइंग कि phi1 इज इक्वल्स टू phi2। इसका मतलब आप ये बता रहे हो कि दोनों का इनिशियल फेज सेम है, मतलब तुम ये बता रहे हो द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोजिशन, देयरफॉर बोथ पार्टिकल्स स्टार्ट their motion from the same position, तो अगर इनिशियल फेजेस सेम है इसका मतलब बोथ ऑफ देम आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पोजीशन। अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r विल बी अंडर रूट ऑफ
a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 into cos of 0, क्योंकि फाइव वन माइनस फाइव टू की वैल्यू कितनी है 0. व्हाट इज cos 0 1. तो r आ गया अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2. व्हाट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2? a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर गया तो r इक्वल्स टू क्या हो गया a1 प्लस a2, राइट. तो व्हेन द टू पार्टिकल्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोजीशन, मतलब इनिशियल फेजेस सेम होंगे, तो उस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज जस्ट द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू. एग्जाम्पल, अगर पहले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, दूसरे का 5 सेंटीमीटर है, तो रिजल्टेंट का 7 सेंटीमीटर है, 2 प्लस 5. इसमें भी स्पेशल केस है. स्पेशल केस में स्पेशल केस है, अगर दोनों के दोनों पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ही सेम है, तो a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a, तो r इक्वल्स टू a1 प्लस a2 था, तो a प्लस a मतलब कितना 2 है. So the composition will have double amplitude compared to the amplitudes of the particles. बराबर. दूसरा स्पेशल केस, if the phase difference, initial phase difference, मतलब phi1 minus phi2 equals to 90 degree, that is pi by 2, then अब you should know, इसका मतलब होता है that one of the particles start from mean while the other starts from extreme. मीन और एक्सट्रीम में फेज डिफरेंस कितना है पाई बाय 2. हमेशा ऐसा नहीं होता है. मे बी एक पार्टिकल मीन के लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा है, एक मीन के राइट से, और दोनों के दोनों एक्सट्रीम पे नहीं है, दे आर समवेयर बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, तो उन दोनों में भी फेज डिफरेंस पाई बाय 2 हो सकता है ना, ऑफ कोर्स. हाँ कि ना? यस, हो सकता है. तो अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, तो उस केस में यू हैव r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of 90. What is cos 90? 0. So therefore you have r equal to under root of a1 square plus a2 square, क्योंकि cos 90 0 हो गया. अब इसमें भी अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो r की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज रूट टू a स्क्वायर. a स्क्वायर का रूट बाहर आ गया तो a हो गया, तो रूट टू a. पक्का पक्का क्लियर. लास्ट स्पेशल केस, इफ द टू पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम टू एक्सट्रीम्स, मतलब फेज डिफरेंस इज पाई, तो फेज डिफरेंस पाई का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मीन से पाई बाय 2 और मीन से लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइड में पाई बाय 2, मतलब 3 पाई बाय 2. तो एक लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ, एक राइट एक्सट्रीम से. 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 हाउ मच? अरे 2 पाई बाय 2 मतलब कितना पाई. तो फेज डिफरेंस पाई का मतलब क्या होता है, दैट वन पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम राइट एक्सट्रीम व्हाइल द अदर स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम. बराबर. पक्का. एक लेफ्ट साइड से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एक राइट साइड से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में यू विल हैव r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of pi. What is cos of pi? Minus 1. So you have under root of a1 square plus a2 square minus 2a1 a2, क्योंकि cos pi was minus 1. cos pi की वैल्यू कितनी थी? minus 1. Good. So now you have therefore r equals to, what is a1 square plus a2 square minus 2a1 a2? a1 minus a2 bracket square. Therefore you have r equals to a1 minus a2. अब इसमें भी स्पेशल केस है, if a1 equals to a2 equals to a, तो उस केस में r की वैल्यू कितनी आएगी? 0. मतलब कंपोजिशन का जो SHM है उसका एम्पलीट्यूड 0 है, मतलब यू विल सी कि बोथ पार्टिकल्स आर नॉट एक्चुअली मूविंग, दे आर एट द सेम, तो रिजल्ट एम्पलीट्यूड 0. और अब उसको इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आई विल ट्राई टू फाइंड अ वे इन विच यू कैन इमेजिन दिस. तो यहाँ तक क्लियर? पक्का. फिजिक्स ही चल रहा है, मैथ्स नहीं है, दिस इज ऑल फिजिक्स. हो गया. अभी अगला टॉपिक होगा प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रोजेक्शन ऑफ UCM एज SHM.
So next topic is projection of UCM as SHM. तो प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसमें करना क्या है, इसमें हमारे पास एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। हमको डू यू रिमेम्बर प्रोजेक्शन मतलब क्या? शैडो। प्रोजेक्शन मतलब शैडो। तो एक पार्टिकल है जो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, तो लेट अस से कंसीडर अ पार्टिकल performing UCM with angular velocity omega, angular speed भी बोल सकते हो, angular velocity बोल सकते हो, omega in anti-clockwise direction, सबसे पहले जैसे ही तुम स्पीड की वैल्यू मेंशन करते हो, मतलब स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि जो कांस्टेंट है इसको मेंशन क्या करोगे, तुम गाड़ी से जा रहे हो और यू आर मेंटेनिंग अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, लेटर से मैंने पूछा स्पीड कितना, तुम बोलोगे 40 किलोमीटर पर आवर। बट रिमेंबर इफ यू आर इंक्रीजिंग स्पीड, तो हो सकता है 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, ऐसा स्पीड बढ़ते गया। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द स्पीड, क्या बताओगे? चेंजिंग है। तो जब तुम मेंशन करते हो ना कि एंगुलर स्पीड ओमेगा है, इसका मतलब तुम ये बता रहे हो कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, और जिस मोशन में एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो या लीनियर स्पीड कांस्टेंट हो, उसको बोलते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने डिफाइन किया था, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोलना, कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों लिया? कोई कंपल्शन नहीं है, यू कैन टेक क्लॉकवाइज ऑल्सो, लेकिन प्रॉब्लम ये है 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन टू बी पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज आर टेकन टू बी नेगेटिव। तो हम लोगों को यहाँ पे एंगल्स को पॉजिटिव रखना है, इसके लिए हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो मोशन 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल है, क्योंकि एक्स और वाई 2 कोऑर्डिनेट लगने वाले हैं, और सिंपल हार्मोनिक मोशन है 1D मोशन होता है, तो ये भी याद रखना। जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा उसको बोलोगे रेफरेंस पार्टिकल। क्या बोलेंगे उसको? रेफरेंस पार्टिकल। और जिस सर्कल के अराउंड वो यूसीएम परफॉर्म करेगा उसको बोलेंगे रेफरेंस सर्कल। क्या बोलेंगे उसको? रेफरेंस सर्कल। क्या बोलेंगे उसको? रेफरेंस सर्कल। सो द पार्टिकल विच परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन और यूसीएम, द पार्टिकल which performs uniform circular motion, which performs uniform circular motion is known as reference particle, is known as reference particle, and the circle along which it performs motion is known as reference circle, is known as reference circle। और ये जो रेफरेंस सर्कल है उसका जो रेडियस है उसको मैं a मानने वाला हूँ, तो लेट अस से a इज द रेडियस ऑफ दिस रेफरेंस सर्कल। तो लेट a be the radius of reference circle, radius of reference circle। अब ये जो पार्टिकल है इसने इनिशियली कहीं से तो मोशन स्टार्ट किया होगा, मान लेते हैं P से स्टार्ट किया है। सो लेट P बी द इनिशियल पोजीशन, और उस इनिशियल पोजीशन में x एक्सिस के साथ जो एंगल बना उसको बोल देंगे इनिशियल एंगल, इनिशियल फेस अल्फा। और हम बाय डिफॉल्ट एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही मेजर करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि जो इनिशियल पोजीशन पे रेडियस ने जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है दैट इज इनिशियल फेस। थोड़ा इनिशियल फेस अल्फा, तुमको फाई बोलना है, डेल्टा बोलना है, गामा बोलना है, जो बोलना है बोल दो। सो लेट द पार्टिकल
starts its motion from point P and alpha be the initial phase. बराबर। तो जो पार्टिकल था P जो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, उसने कहां से स्टार्ट किया? P से। इनिशियल फेज कितना है? अल्फा। तो जब पार्टिकल P पे था तो उसका प्रोजेक्शन वो M पे था। M मतलब यहाँ पे शैडो इज ओवर हियर, M। सो लेट इट्स प्रोजेक्शन बी एट M। तो जब वो P पे था तो प्रोजेक्शन M पे था, सो लेट इट्स प्रोजेक्शन बी एट पॉइंट M। अब जैसे जैसे पार्टिकल अपने मोशन में आगे जाएगा, सपोज वो यहाँ से यहाँ आया, न्यू पोजीशन पे आया P डैश, बाद में बताऊंगा, ये M डैश पे आ गया। जब ये यहाँ पे आया तो ये यहाँ पहुँच गया, जब ये यहाँ पे आया तो प्रोजेक्शन यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँचेगा तो प्रोजेक्शन इज हियर, एंड व्हेन इट रीचेस हियर प्रोजेक्शन इज आल्सो देयर। So when this particle goes here, projection goes here, particle here, projection is here. तो ऐसा करते करते तो जब इसका एक राउंड खत्म हो जाएगा तो पार्टिकल का भी एक ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा। फिलहाल मैं ऑसिलेशन वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि जब तुम ऑसिलेशन बोल रहे हो मतलब तुम बोल रहे हो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बराबर। लेकिन मैंने क्या बोला था, जब तक a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्रूव नहीं करते या फिर डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है a साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग वो प्रूव नहीं करते, तब तक तुम इसको SHM बोल ही नहीं सकते। तुम ये बोल सकते हो as the particle P performs uniform circular motion along the circumference of circle, its projection M performs back and forth motion, back and forth जाना आना, to and fro motion, right? कोई बोल सकते हो back and forth, to and fro एक ही बात है। तो as the particle P performs uniform circular motion, its projection M performs back and forth motion along diameter। ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए जो टाइटल है उसमें मैंने लिखा हुआ है, मैंने वहां मेंशन किया हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम SSHM पूरा along एनी डायामीटर। तो वो along एनी डायामीटर होना चाहिए। तो जब पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म करेगा उसका जो प्रोजेक्शन है वो along डायामीटर SHM परफॉर्म करेगा। SHM में शो करने वाला हूँ, तो फिलहाल बैक एंड फोर्थ, फिलहाल मैं बोलूंगा बैक एंड फोर्थ मोशन, तो along एनी डायामीटर। अब एनी क्यों बोला? क्योंकि प्रोजेक्शन मैंने फिलहाल एक्स एक्सिस पे लिया है, मैं वाई एक्सिस पे भी ले सकता था, कोई कंपल्शन नहीं है कि प्रोजेक्शन तुमको एक्स एक्सिस पे लेना है। इट्स अप टू अस, आवर चॉइस। वी आर मोर कंफर्टेबल विद एक्स एक्सिस, so we'll take along x axis। यहाँ तक क्लियर? अब if the particle after time t it is at a new position P dash, so let's say after time t the reference particle is at P dash। by the way you should know this। तो जब पार्टिकल P से P डैश पे आया तो इसने एक एक्स्ट्रा एंगल कवर कर लिया। तो याद रखना, जब पार्टिकल P से P डैश पे आया तो इट कवर्स एन एक्स्ट्रा एंगल। जस्ट अ मिनट, मुझे सिर्फ ए को यहाँ से हटाने दो। अभी तुमको पता है ए इज रेडियस ऑफ द सर्कल, और वो ए एम्पलीट्यूड भी बन जाएगा, विल सी। तो एज द पार्टिकल गोज फ्रॉम P टू P डैश इन टाइम इंटरवल t, ये जो PP डैश आर्क बन गया, इसने एक एंगल सब्सटीट्यूट कर दिया, सबटेंड कर दिया, कितना? ओमेगा टी। कैसे ओमेगा टी? व्हाट इज लीनियर स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज एंगुलर स्पीड? एंगल अपॉन टाइम। तो ओमेगा इज थीटा बाई टी। ओमेगा इज, तो व्हाट इज थीटा? ओमेगा टी, तो ओमेगा टी, राइट। तो ये एक्स्ट्रा एंगल बन गया। तो एस
the particle P reaches P dash in time t, its projection, पहले प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं, its projection reaches m dash, ये प्रोजेक्शन आ गया m dash पे, तुम यहाँ भी ले सकते हो, जो मैंने नोट्स में दिया है वैसा ही करना है तो वैसा भी चल सकता है, मैंने नोट्स में थोड़ा सा एंगल्स अलग दिखा है, ठीक है, इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विद दैट आई विल जस्ट डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सिर्फ नोट्स में वो पी डैश पॉइंट यहाँ कहीं तो दिखाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अप टू यू, डजंट मैटर रियली, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पी डैश है, चलो ठीक है, तो ये पी डैश है और फिर ये जो एंगल आ गया दिस इज ओमेगा टी, तो दिस एंगल over here is omega t, है ना, and the projection is at m dash, the projection is at m dash, somewhere over here, m dash. So as the particle p reaches p dash in time t, its projection reaches m dash, its projection reaches m dash, और जो टोटल एंगल बन गया, टोटल एंगल दैट इज अल्फा प्लस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस अल्फा, सो द टोटल फेज इज इनिशियल फेज अल्फा प्लस एक्स्ट्रा एंगल कवर्ड इन टाइम टी, ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये हो गया आपका टोटल फेज। सो देयरफॉर टोटल फेज इज हाउ मच, ओमेगा टी प्लस अल्फा, कितना आ गया, ओमेगा टी प्लस अल्फा, पक्का, श्योर, गुड। देन अब तुमको ये समझना है जो मैंने पहले भी बोला कि सर्कुलर मोशन 2D है और उसका जो प्रोजेक्शन है वो 1D है, सर्कुलर मोशन 2D है और उसका प्रोजेक्शन 1D है, तो सर्कुलर मोशन में दो कंपोनेंट आएंगे, डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी के और एक्सेलेरेशन के, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, लेकिन जो प्रोजेक्शन है उसमें एक ही कंपोनेंट होगा क्योंकि प्रोजेक्शन तुमने लिया है अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूसीएम, जब मैं बोल रहा हूँ कंपोनेंट उसके होते जिसमें दो कंपोनेंट हो, दो कंपोनेंट किसमें थे, यूसीएम में, तो यूसीएम के दो में से एक कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, तो याद रखना ये इजी है, एक्स कंपोनेंट, किसका, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूसीएम, ऑफ डिस्प्लेसमेंट of uniform circular motion is equal to displacement of projection, नहीं समझ में आया तो समझा देता हूँ, if you pay attention, तो जब पार्टिकल P पे था तो उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए तुमको दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कौन से दो, x एंड y, बराबर, x एंड y, तो इसका x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट था ये और y कंपोनेंट था, सही है, यूसीएम के डिस्प्लेसमेंट में x आई कैप और y जे कैप होगा क्योंकि दो कंपोनेंट है, लेकिन प्रोजेक्शन तो सिर्फ x एक्सिस पे है ना, और जब पार्टिकल P पे है उसका पोजीशन कहाँ पे है, जब पार्टिकल P पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट क्या है, x, और m उसका जो प्रोजेक्शन है उसका डिस्प्लेसमेंट कौन है, x, है ना, तो x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूसीएम के डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट ये प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, अरे हाँ कि ना, ध्यान ही नहीं है ना, तुम लिंक करोगे ध्यान दोगे तो होगा। ओरिजिनल पार्टिकल कौन है, P, जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन ये 1D होता है कि 2D होता है, 2D होने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट में दो कंपोनेंट, वेलोसिटी में दो कंपोनेंट, एक्सेलेरेशन में दो कंपोनेंट, कौन से दो कंपोनेंट, क्योंकि मैंने x और y एक्सिस लिखा है इसलिए x और y, x और z लिखता तो x और z आता, पक्का। तो जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इसके डिस्प्लेसमेंट के कितने कंपोनेंट्स होंगे, कौन से दो, x एंड y,
लेकिन जब ये यूसीएम परफॉर्म कर रहा था, इसका प्रोजेक्शन क्या कर रहा था, बैक एंड फोर्थ मोशन। एसएचएम बोलना नहीं, अब तो तुमने शो नहीं किया। बैक एंड फोर्थ, ये बैक एंड फोर्थ मोशन 1D है कि 2D है? तो जब है ही 1D तो कंपोनेंट कितने होंगे, एक, बराबर। तो जो प्रोजेक्शन है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये यूसीएम के दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट होगा। यूसीएम के डिस्प्लेसमेंट के कौन से दो कंपोनेंट थे, एक्स। तुमने प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लिया कि वाई एक्सिस पे, एक्स। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसका, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूसीएम का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट है वो प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। वहां पे कंपोनेंट नहीं बोल सकते क्योंकि उसके पास एक ही कंपोनेंट है प्रोजेक्शन के पास, है ना। समझा क्या, पक्का, श्योर श्योर, 100%, हाँ कि ना, हाँ, ओके गुड। आई अज्यूम कि तुमको समझा है। तो कैन आई राइट डाउन एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूसीएम इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन, yes. So can I also write down x component of velocity of UCM? UCM is equals to velocity of projection. लिख सकता हूँ क्या ऐसे में, हाँ कि ना, yes, no, yes. X component of acceleration of UCM, तो एक्सेलरेशन का जो x कंपोनेंट होगा ऑफ यूसीएम इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एक्सेशन ऑफ एसएचएम, मतलब प्रोजेक्शन, एक्सेशन ऑफ प्रोजेक्शन। इज दिस क्लियर टू यू, हाँ, यस। तो अभी तुम्हारा टास्क सिर्फ इतना है कि तुमको x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और x कंपोनेंट ऑफ एक्सेशन फाइंड करना है, यस। अगर मुझे x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया, मेरा काम हो गया। क्योंकि वेलोसिटी कैसे निकालते हो, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेशन कैसे निकालते हो, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो व्हाट इज द फर्स्ट टास्क दैट यू आर सपोज्ड टू डू, फाइंड आउट x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाउ डू यू फाइंड, इट इज टू सिंपल अगेन। पहले पार्टिकल कहाँ था, p पे, इनिशियल फेज कितना था, अल्फा। t टाइम के बाद कहाँ आ गया, ओमेगा t पे। तो टोटल फेज कितना हो गया, ओमेगा t प्लस अल्फा। ये पूरा एंगल कितना होता है, 180। ये पूरा एंगल कितना होता है, 180। ये पूरा एंगल कितना होता है, 180। 180 में से ये माइनस कर दो, कितना है वो, जल्दी बोलो, सुनाई कम देता है मेरे को, जल्दी बोलो। 180 माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज पाई माइनस पाई, क्योंकि 180 इज पाई माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब बोलो ये क्यों फाइंड किया, जब पार्टिकल p डैश पे था तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ था, m डैश, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये आ गया माइनस एक्स। माइनस क्यों आया, टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन है, सही है। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द रेडियस ऑफ सर्कल a? Do you remember what is cos theta? Which side or which side? Adjacent upon. So therefore, from figure, you can say that cos of pi minus omega t plus alpha equal to adjacent side, which is minus x upon a, hypotenuse. What is cos of pi minus theta? Minus cos theta. तो minus cos of omega t plus alpha equals to minus x by a. माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो therefore x क्या आ गया, a cos omega t प्लस, हो गया, गुड। तो ये मिल गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अब डिस्प्लेसमेंट से क्या मिलेगा, velocity. Therefore, velocity of projection is v equals to dx by dt. Therefore, v equals to derivative of x. X is a cos omega t plus alpha.
ए कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस इज कांस्टेंट, ए इज रेडियस, यू सेड दैट, और रेडियस ऑफ सर्कल इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है टाइम, cos of omega t plus alpha. What is derivative of cos of omega t plus alpha? माइनस साइन, आगे कुछ और, माइनस साइन हो गया, माइनस साइन नहीं, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, करेक्ट। ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन एस, acceleration of projection is, acceleration of projection is equals to dv by dt, dv by dt which is minus बाद में लेके आता हूँ, dt of v, what is v, minus a omega sin omega t plus alpha, इसमें से माइनस ए ओमेगा कांस्टेंट जाएगा बाहर, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा इनटू ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर, तो ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर लिख दिया, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा लिख दिया, व्हाट वाज ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, डिस्प्लेसमेंट, तो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो प्रोजेक्शन का इक्वेशन आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब प्रोजेक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, SHM। अब तुम बोल सकते हो देयरफॉर द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एनी डायमीटर, तो तुम अगर y एक्सिस के अराउंड लिखते तो सिर्फ यहाँ पे a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y आता, राइट, और x की जगह पे यहाँ पे क्या लिखते हैं y, वो जो डिस्प्लेसमेंट था x का यहाँ लिखते हैं y, हमने प्रोजेक्शन देखा अलोंग x एक्सिस, तो अलोंग x एक्सिस तो x है, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड, हो है हमारे पास थोड़ा टाइम। विच इज द नेक्स्ट टॉपिक, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली इट इज प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, आई थिंक, क्या टाइटल क्या है, एक कोई भी एक बोलो, यस यू टेल मी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, so let us represent SHM graphically, graphical representation of SHM। अभी हमको दो ग्राफ देखने हैं, उसमें से एक ही आज कंप्लीट होगा, एक कल होगा, तो पहला when the particle starts from mean position, है ना ऐसा, उसमें ए पार्ट क्या लिखा है, particle executing SHM starts from mean position, so particle executing SHM starts from mean position, starts from mean position, तो of course you know that, मतलब we know that, what do we know, the displacement of a particle performing SHM starting from mean position is a sin omega t, क्योंकि mean position से start किया इसलिए a sin omega t, बराबर ना, और अगर एक्सट्रीम से होता तो a cos omega t, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, या तो तुम डेरिवेटिव ले लो dx by dt, या फिर तुम बोल ही रहे हो कि SHM है, अगर SHM है तो v इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वो भी कर सकते हो, तो या तो डेरिवेटिव से निकाल लो, या तो v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ x माइनस x स्क्वायर बोलो, वहां से मिल जाएगा, बट दिस इज इजियर। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस, साथ में एक ओमेगा लगेगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो यू हैव एक्सप्रेशन फॉर v विच इज a omega cos omega t. Now for acceleration you have dv by dt, so take derivative of this, a omega constant है, constant will go outside, therefore acceleration equals to a omega goes outside, derivative of cos omega t, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, और ऑफ कोर्स a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x,
सही है। माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लिया, अंदर बचा ए साइन ओमेगा टी विच वाज एक्स। अब जब तुमको ग्राफ प्लॉट करना है, व्हाट इज द बेसिक ऑफ ग्राफ प्लॉटिंग, दैट यू नीड टू हैव सम डेटा। तुम्हारे पास अगर एक्स और वाई की वैल्यू होगी तो ग्राफ प्लॉट होगा ना। ग्राफ प्लॉट करना मतलब तुम्हारे पास एक्स और वाई कॉलम वाइज डेटा होना चाहिए, तो बना लेंगे। पहले फिक्स कर लो कि तुम एक्स एक्सिस पे किसको रखने वाले हो। तो हम लोग ना एक्स एक्सिस पे दो चीजें प्लॉट कर सकते हैं। दो, वी कैन प्लॉट ईदर इंस्टेंट ऑफ टाइम या फिर फेज। फेज इज ओमेगा टी। मैंने तुमको सब बताया था ये। Do you remember, if phase angle is zero, what does that mean? Particle is at main position, it will start its motion now. Pi by 2? Pi by 2 is at positive extreme. Pi, it is back to mean. 3 pi by 2 is to the left extreme. तो तुम या तो टाइम इंस्टेंट प्लॉट कर लो या तो तुम ओमेगा टी प्लॉट कर लो। अभी जो अभी भी नहीं इमेजिन कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आई टेल यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन उससे पहले मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यू हैव टू थिंक कि तुमको डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करना है, वेलोसिटी प्लॉट करना है और एक्सेलेरेशन प्लॉट करना है, ऑल अगेंस्ट टी या फिर ओमेगा टी। तो तुमको टोटल 5 रो लगने वाले हैं। 5 5 क्यों 5? एक में टी, दूसरे में ओमेगा टी, तीसरे में एक्स, चौथे में वी और पांचवें में एक्सेलरेशन। क्योंकि तुम एक्स एक्सिस पे देखो, ऐसा होता है ना, अगर तुमको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करना होता तो एक्स और टी, क्योंकि तुम डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल कहाँ है, कौन से टाइम पे कहाँ है, मतलब टाइम और पोजीशन, तो दो ही कॉलम लगते, पोजीशन और टाइम। सही है, करेक्ट। अगर वेलोसिटी और टाइम करता तो भी दो लगते, एक्सेलेरेशन और टाइम करता तो भी दो ही लगते। लेकिन यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि तुमको डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करना है, वेलोसिटी प्लॉट करना है, एक्सेलेरेशन प्लॉट करना है, तो 3। ये तो वाई एक्सिस पे प्लॉट करने वाले हो ना। एक्स एक्सिस कौन है तुम्हारा? टाइम या फिर फेज। मतलब एक्स एक्सिस के लिए तुमको यहाँ पे अभी 2 रो लगने वाली है, एक में आएगी टाइम, एक में आएगा फेज, बराबर। और क्या प्लॉट करना है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड टाइम। में वापस रिपीट करता हूँ, जब तुमको एक ग्राफ बनाना होता है तो तुम्हारे पास 2 पैरामीटर की वैल्यू होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन से 2? एक्स और वाई, बराबर। लेकिन अगर मैंने तुमको बोला कि मेरा एक्स तो फिक्स है, लेकिन वाई पे मैं y1 y2 y3 प्लॉट कर सकता हूँ, तो एक्स तो फिक्स है लेकिन y1 y2 y3 टोटल कितने हो गए? 4 पैरामीटर। मैंने बोला नहीं वेट, लेकिन मैं एक्स पे भी x1 और x2 प्लॉट कर सकता हूँ, तो कितने हो गए? 5। 2 एक्स के और 3 वाई के। वाई पे तुम क्या प्लॉट करने वाले हो? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन। और एक्स पे तुम क्या क्या प्लॉट कर सकते हो? या तो टाइम या तो फिर फेज। तो उसके अकॉर्डिंग ही तुम लोगों को टेबल बनाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर गोइंग टू प्लॉट। So you will have time, then you will have omega t. So t omega t x v and a, t omega t x v a, बस खत्म। This is what you need. Okay, but अब कम से कम 5 पॉइंट लगने वाले हैं तुमको एक्स एक्सिस पे, टाइम एक्सिस पे। बोलोगे क्यों 5? पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? मीन से। मतलब स्टार्टिंग एक पॉइंट हो गया, फिर वो कहाँ गया? राइट एक्सट्रीम पे दूसरा पॉइंट हो गया, फिर वो कहाँ गया? मीन पे तीसरा पॉइंट हो गया, फिर वो कहाँ गया? लेफ्ट एक्सट्रीम पे चौथा पॉइंट हो गया, फिर वापस कहाँ पे आ गया? मीन पे। तब जाके एक ऑक्सीजन कंप्लीट हुआ। मतलब 5 पॉइंट लगने वाले हैं, कम से कम 5। यू कैन गो फॉर मोर देन 5 बट यू कैनॉट गो फॉर लेस देन 5, बिकॉज 5 मतलब 5 पॉइंट्स मतलब 1 ऑसिलेशन। तो तुमको कम से कम 5 पैरामीटर का डेटा लगने वाला है। गुड, पक्का? श्योर सर। टाइम 0, टाइम इंस्टेंट 0, उसके बाद टाइम इंस्टेंट t/4, उसके बाद टाइम इंस्टेंट t/2। हम बोलोगे t/4 t/2 ये क्या चल रहा है? बताता हूँ। ये पाथ है, पाथ स्टार्ट हुआ था यहाँ से,
गया, देखो यहां से यहां तक वापस यहां तक, दैट इज टाइम पीरियड. मीन टू राइट एक्सट्रीम टू मीन टू लेफ्ट एक्सट्रीम टू मीन, दैट इज टाइम पीरियड. तो ये मोशन चार पार्ट्स में डिवाइड हुआ कि नहीं? मीन से राइट एक्सट्रीम से मीन, मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन, तो चार में डिवाइड हुआ कि नहीं? मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि एक पार्टिकल को 10 सेकंड लग गए एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, 10 सेकंड लग गए और टाइम पीरियड इज 10 सेकंड्स, तो मीन से एक्सट्रीम तक जाने में कितना टाइम लगा रहेगा? हाँ, मैं पार्टिकल हूँ, मुझे 10 सेकंड लग रहे हैं, मैं यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया और वापस यहाँ पे आ गया, तो चार पार्ट्स हुए ना. मीन टू एक्सट्रीम एक पार्ट, एक्सट्रीम टू मीन दूसरा पार्ट, मीन टू लेफ्ट एक्सट्रीम तीसरा पार्ट और लेफ्ट एक्सट्रीम टू मीन चौथा पार्ट. तो मेरे को जो टोटल टाइम लगा उसके भी कितने पार्ट्स करोगे? चार. तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग गया? T/4. वापस आने में भी T/4, लेकिन T/4 और T/4 मतलब T/2. वापस जाने में T/4, 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 T/4 तीन बार हो गया तो 3T/4, और वापस मीन पे आया तो 4T/4 मतलब कितना? T. तो यू हैव टू नो दिस. ये नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा? ये पता होना इट्स इसेंशियल. तो टोटल 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 1 2 3 4 5, ठीक है. हो गया हमारा काम, डन. तो अभी ऐसा है, सबसे पहले I will put the information of time here which is t, then I will put the information of phase which is omega t, then I will write down x, v and a. ठीक है, प्लॉटिंग चाहिए तो हम देख लेंगे बाद में, बट कम से कम तो पता होना चाहिए. t इक्वल टू 0, T/4, T/2, 3T/4 एंड देन यू हैव t. और इफ यू डोंट बिलीव मी, मैंने बोला था कि मीन से राइट एक्सट्रीम कितना फेज? π/2 बोला था ना मैंने, तो कैसे आया पता है? ओमेगा टी. व्हाट इज ओमेगा? 2π टाइम पीरियड, होता है कि नहीं? यस. व्हाट इज स्मॉल टी? शुरू में तो जीरो ही लिखोगे ना, तो पहले इधर क्या भरोगे? अरे ओमेगा टी क्या आएगा जल्दी बोलो? जीरो. तो वो जीरो है, वो छोड़ दो, वो तो जीरो आने ही वाला है, उसको छोड़ दो. शून्य. आगे बताओ. हाउ अबाउट दिस? T/4, टी कैंसल, 1 एंड 2 है कि नहीं? π/2 आया कि नहीं? यस. तो ये π/2 ही आता है और ये पाई आता है और ये 3π/2 नहीं. तो डोंट बिलीव मी इफ आई एम सेइंग समथिंग, डू नॉट बिलीव मी, वेरीफाई. ओमेगा इज 2π टाइम पीरियड. हाउ अबाउट दिस? दिस वाज t 3T/4 था कि नहीं? टी कैंसल, 1 और 2 तो कितना आया? 3π/2 और ये कितना होता है? 2π. हो गया क्या? यस, गुड. देन व्हाट इज x? व्हाट इज x जल्दी बोलो. पार्टिकल ने कहाँ से स्टार्ट किया? ए साइन ओमेगा टी मीन से स्टार्ट किया. व्हाट इज साइन 0? 0. हम बोल ही रहे हम मीन से स्टार्ट हो तो t इक्वल टू 0 पे तो x इक्वल टू 0 आने वाला है. हाउ अबाउट π/2 पे? 1 बराबर साइन पाई 0, क्योंकि वो वापस से कहाँ गया? मीन. 3π/2 माइनस है, साइन ऑफ 3π/2 माइनस है, -1 तो माइनस है और वापस से 0. ठीक है. डू यू रिमेम्बर वेलोसिटी? नहीं यार, तो ये इक्वेशन क्यों लिखी मैंने? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. व्हाट इज कॉस 0? 1. तो व्हाट इज वी? ए ओमेगा. बोला ही था मैंने, प्लस माइनस ए ओमेगा. मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सट्रीम वैल्यूज मीन पे प्लस माइनस ए ओमेगा होता है, तो प्लस ए ओमेगा मतलब पार्टिकल विल मूव टू द राइट. एक्सट्रीम पे पहुंच के क्या स्पीड होना चाहिए? 0. पुट π/2. व्हाट इज कॉस ऑफ π/2? 0. वापस मीन पे आ गया, लेकिन कितना एंगल कवर करके आया? पाई. व्हाट इज कॉस ऑफ पाई? -1 तो कितना हो गया? माइनस ए ओमेगा. फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे गया 3π/2. व्हाट इज कॉस ऑफ 3π/2? 0. फिर मीन पे आ गया, क्या हो गया? बराबर. और एक्सेशन में तो सिर्फ -ω² x होता है, -ω² x. तो x की जो भी वैल्यू है उसको -ω² से मल्टीप्लाई कर लेना. 0 माइनस, अरे अरे रे 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 अरे रे 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 अभी तो तुमको ये शो करके दिया क्या कि नहीं? तो a के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे? -ω². तो -ω² a.
डू यू रिमेंबर, तुमको बताया था मैंने, जब पार्टिकल x इक्वल टू प्लस ए पे हो तो एक्सेशन कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, राइट, करेक्ट। तो ये 0 और ये ओमेगा स्क्वायर ए और ये 0, तो बन गया टेबल। अभी हमारा काम है सिर्फ प्लॉटिंग का। पहले तो क्या 5 पॉइंट है वो देख लो, 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड t। 0 इधर आ गया, t/4, t/4, then you have t/2, then you have how much 3t/4 and then you have t। या तो टाइम प्लॉट करो या तो ओमेगा टी प्लॉट करो। ओमेगा टी में ये हो जाता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 और ये होता है 2π। अब क्योंकि तुमको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों प्लॉट करने हैं, तो मैं ये 3 बार ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ऑफ कोर्स 0 0, ठीक है, गुड 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 गुड। और हमारे रेफरेंस के लिए गलती ना हो इसलिए ये मैं डमी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो लाइंस है ना, इन लाइंस को मैं आखिरी में हटा दूंगा, तो आई विल जस्ट गेट रिड ऑफ दीज लाइंस। ये सिर्फ मैं इसके लिए ड्रॉ करता हूँ कि डायग्राम ठीक से हो जाए बस, अदरवाइज देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर दिस। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा है, ठीक है, डजंट मैटर, फाइन, गुड। देन डिस्प्लेसमेंट जब प्लॉट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, प्लस ए, माइनस क्या थी, माइनस ए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस ए है और मान लेते हैं यहाँ पे माइनस ए है, इमेजिन। सो दिस गोज एज प्लस ए एंड दिस इज माइनस ए। वेलोसिटी प्लॉट करोगे तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, ए ओमेगा, और नेगेटिव माइनस ए ओमेगा, मिनिमम वैल्यू मतलब नेगेटिव मैक्सिमम, तो ये ए ओमेगा आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा। एक्सेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ओमेगा स्क्वायर ए है और मिनिमम क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए है। तो ओमेगा स्क्वायर ए है और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिस इज ओमेगा स्क्वायर ए, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, दिस इज ओमेगा ए मतलब ए ओमेगा, दिस इज माइनस ए ओमेगा। अब एक एक करके वी विल टेक द पॉइंट्स। जब t की वैल्यू 0 थी या ओमेगा t की वैल्यू 0 थी तो x वैल्यू भी 0 थी, तो पॉइंट इज ओवर हियर 0 0। जब t की वैल्यू t/4 थी मतलब ओमेगा t π/2 था, तब x की वैल्यू क्या थी, a, मतलब द पॉइंट गोज ओवर हियर। जब t/2 वैल्यू थी टाइम की या फिर ओमेगा t पाए था, तो x की वैल्यू वापस से क्या हो गई, 0, क्या हो गई, 0, द पॉइंट इज हियर 0, राइट। यू नो ना, अ पॉइंट ऑन x एक्सिस मतलब y वैल्यू इज 0, अ पॉइंट ऑन y एक्सिस मतलब x वैल्यू इज 0। तो मैं y एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहा हूँ, पोजीशन। तो पोजीशन की वैल्यू अगर 0 है तो दैट पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, 3t/4, 3π/2, माइनस ए मतलब ओवर हियर, एंड देन अगेन 2π पे 0, 2π पे 0, द पॉइंट इज ओवर हियर। अब तुम जब कनेक्ट करोगे, when you connect these points you see something like this। और पता है ना, साइन वेव, दिस इज अ साइन वेव, और होना भी चाहिए साइन वेव, क्योंकि देखिए ये साइन है, डिस्प्लेसमेंट इज साइन, तो साइन वेव है ये, दिस इज हाउ साइन वेव लुक्स लाइक, ऐसा दिखता है वो, राइट। नाउ व्हाट अबाउट स्पीड, जब t या ओमेगा t 0 था तो ए ओमेगा, कौन सा, ए ओमेगा, कौन सा, ए ओमेगा, मतलब यहाँ पे। जब t/4 या π/2 था तो कितना, 0, तो ये जो लाइन है ना, ये t/4 वाली लाइन है, ये दिस वन, तो कितना आएगा, 0। उसके बाद जब t/2 या पाए था, t/2 या पाए था तो कितना था, माइनस ए ओमेगा। जब 3π/2 या फिर 3t/4 है तो वापस से कितना हो गया, 0, और फिर कितना हो गया वापस से ए ओमेगा आ गया। अब जब इसको कनेक्ट करोगे, दिस इज अ कॉस वेव, ये कॉस वेव ऐसा ही दिखता है,
कंप्लीट करूंगा तो आगे और दिखेगा। तो अगर मैं एक्सटेंड करने गया ना इनको, इफ आई एक्सटेंड दिस, तो आगे भी ऐसा दिखते जाएगा और ये भी आगे वैसा ही दिखते जाएगा, तो ऐसा चलते जाएगा वो। गुड। लास्ट थिंग, फॉर t0 a is 0, for t0 a is 0, t0 a is 0, सही है। उसके बाद फॉर t/4 a is माइनस ओमेगा स्क्वायर a, फिर वापस से फॉर t इक्वल टू t/2 इट इज 0, फिर फॉर t इक्वल टू 3/4 इट इज ओमेगा स्क्वायर a एंड वापस से 0। तो यू कनेक्ट दिस, यू सी दिस इज अ साइन बट उल्टा साइन, इन्वर्टेड साइन, इन्वर्टेड साइन। और जब तुम इसको आगे के पॉइंट्स के लिए एक्सटेंड करोगे तो यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस। हो गया? गुड, बराबर। अब ये ग्राफ मैं कल वापस कंप्लीट करके दूंगा आपको, और क्योंकि कंक्लूजन्स भी बहुत सारे हैं, सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन।